ठीक है, तो आज रिवीजन करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो बेसिकली ये चैप्टर किससे डील कर रहा है उसको देख लेते हैं ना। ठीक है, तो चैप्टर में क्या है सबसे पहली बात है हमें डिफरेंस समझना है इन तीन टर्म्स का, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनका डिफरेंस समझना है क्या है। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के बीच के ग्राफ्स पढ़ने हैं, ग्राफ्स को समझना है। किन किन केस के ग्राफ्स पढ़ने हैं? रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन सब के केस पढ़ने हैं, इन सब के ग्राफ बनाने, इन सब की इक्वेशंस बनाने। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सबने पढ़ी हुई है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस। इन इक्वेशंस से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी करने हैं और इनके डेरिवेशन भी कर रहे हैं। कैलकुलस बेस पे भी डेरिवेशन होते हैं और ग्राफिकल बेस पे भी होते हैं। सीबीएसई में ग्राफिकल बेस पे है, क्योंकि आज हम क्लास सीबीएसई ओरिएंटेड ही रख रहे हैं, तो मैं आज इनके डेरिवेशन ग्राफिकली कराऊंगा आपको। ठीक है, और कैलकुलस सबसे लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, मतलब एग्ज़ाम आपके 11th के स्कूल के अकॉर्डिंगली वो कटा हुआ है, फिर भी मैं उसको लास्ट में इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक साइन कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत आते हैं पेपर में। ये करेंगे, हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, और लास्ट में कैलकुलस का। ये दोनों टॉपिक सीबीएसई से कटे हुए, नॉट इन सीबीएसई। ठीक है, पर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और इसी में एक और ऐड कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड स्टार्ट उस चीज़ों से करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो सारे बच्चे पहले ये टॉपिक्स लिख लो, ये हैं क्या, यानी ये सारे हमारे, अगर जैसे आप पढ़ने बैठो, तैयारी करने बैठो, तो ना एक हमेशा लिस्ट अप रखा करो कि आखिर हमारे को पढ़ना क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, अब पढ़ें क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो एक लिस्ट अप होना चाहिए कि ये एक्सट्रैक्ट है चैप्टर का जो एग्जाम में आता है, तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट है जो हमें आना चाहिए अगर एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं, जो कि आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह आ रहे हैं उसके लिए, है ना। तो लिख लो, ये हैं सारे टॉपिक इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने हैं। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनके ग्राफ्स पढ़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और किस सिचुएशंस में हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं, तो या इक्वेशंस बनानी है। रेस्ट की, यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। फिर न्यूटन की 3 इक्वेशन, इनके डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। साइन कन्वेंशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, और जो कटे हुए टॉपिक हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी और कैलकुलस, इस पे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वो भी कटाई हुआ है, वो भी सीबीएसई में नहीं है, नॉट इन सीबीएसई। पर स्कूलों में, अगर आपके स्कूल में ये हो रहा हो तो कैलकुलस करा रहे हैं टीचर्स, है ना। हाँ, वो करा रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि ये टॉपिक बेमतलब काट दिए हैं और ये काम के टॉपिक्स हैं।
मैं तो सोच रहा था बहुत सारे बच्चों का छूटा है, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बच्चे आए नहीं। टीटीएस वाले बैच के तो बहुत सारे बच्चों का छूटा हुआ है। बच्चे संडे मोड में हैं। ऐसे ही एक दिन ना मे बी नेक्स्ट संडे और सैटरडे एक दिन यूनिट एंड डायमेंशन की भी एक क्लास लेंगे, ठीक है। उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि बच्चे ना बीच बीच में आते रहेंगे, किसी का कुछ छूटा रहेगा तो वो सारे बच्चे उसमें से हाँ देख लेंगे। लिख ले बच्चों, तो वन बाय वन करते हैं। सबसे बात करनी है पहले हमें वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने सबसे पहले इस सब के बारे में पढ़ा है, और 9th क्लास में कोई एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ होता था वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम कहते थे इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक तो जो चीज़ हमें पढ़नी है वो ये है, नई जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि आज से अगर हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करके या किसी और क्वांटिटी से डिवाइड करके पढ़ते हैं तो उसका ना नाम बदलेंगे और उसको बोलेंगे रेट। क्या बोलेंगे उसको? रेट। जैसे टाइम से डिवाइड हो गया तो हम इसको कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के डेफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। तो डेफिनेशन अब से क्या होगी, वेलोसिटी की डेफिनेशन ये हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मैं ज़्यादा बढ़िया कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। और कई लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये WRT की फुल फॉर्म है विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू WRT टाइम, ये डेफिनेशन हो गई। अब बॉडी की पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? सपोज ये ओरिजिन है ना, कोई पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन x = 0, ठीक है। हमने एक कार को यहाँ खड़े हुए देखा और ये 1 2 3 4 5 6 पे देखा हमने, तो वो इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गई। उसको हमने लिख दिया x1। क्या लिख दिया बेटा? अगर काउंट करें तो x1 6 है, यानी ओरिजिन से 6 मीटर पे खड़ी है। मान लो हमने अपने घर को ओरिजिन मान रखा है, तो हमारे घर से 6 मीटर दूर कोई खड़ी है चीज़, तो हम मानेंगे उसकी जो पोजीशन है वो x1 है, और वो कितना है? x = 6 है। मेरी बात समझ आ गई? फिर इस कार ने चलना शुरू किया, यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। जैसे इसने चलना शुरू किया हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, या आप ये कह सकते हो कि हमने स्टॉप वॉच यहाँ स्टार्ट कर दी। और ये कार पहले से चल रही थी, हमने देखा T1 टाइम पे जो कार की पोजीशन थी वो क्या थी? x1। कार पहले से ही चल रही थी,
हमने जब उसको देखा तो वो हमारे जो स्टॉप वॉच है वो टाइम दिखला रही थी T1 या 6 सेकंड 7 सेकंड कुछ, और उस टाइम पे कार जो थी वो X1 पे थी, ठीक है। फिर थोड़ी देर तक हमने कार को देखा, हमने देखा कि हमारी स्टॉप वॉच ने जब कोई नया टाइम लिया T2, ठीक है, उस वक्त कार यहाँ आ चुकी थी, तो ये कार की नई पोजीशन थी। तो इसमें X1 X2 क्या है, R2 पोजीशंस है ना, और T1 T2 क्या है, और यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्ड बार बार यूज़ होता है और आपको ना साथ साथ, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को लिखते कैसे इंग्लिश में, ये भी सीखना चाहिए। यहाँ जो वर्ड यूज़ करेंगे वो लिखेंगे T1 एंड T2 आर कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स। क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम या इंस्टेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि X1 के लिए टाइम T1 और X2 के लिए T2, इसका मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। आपने अपने आप लिख दिया तो समझ जाएगा कोई कि X1 के लिए टाइम T1 की बात हो रही है और X2 के लिए T2 की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी X1 से X2 चली गई। क्या हुआ भाई, तू कहाँ चला गया था? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, X1 से X2 गया ना, ठीक है। तो X2 माइनस X1 यानी चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम गैप कितना हो गया, T1 से T2, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, X2 माइनस X1 अपॉन, तो यही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये हमारी 9th क्लास के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी आ गई, ठीक है। जल्दी से नोट करिए फटाफट फटाफट, चाहे एक और क्लास लग जाए, लेकिन मैं ना ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि मैंने पढ़ा दिया और सर के ऊपर से चला गया। आराम से सीख लो, ठीक है। गलती यही होती है कि कभी भी हम जल्दी में पढ़ जाते हैं, कई बार बच्चा जल्दी में पढ़ जाता है, जल्दी का काम सक्सेसफुल नहीं। हिंदी में एक वर्ड है आत्मसात, और इंग्लिश में उसका अगर हम निकालें तो वर्ड है एसिमिलेशन। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो ये इंजेक्शन हो गया, पेट में चला गया तो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन का मतलब जस्ट ब्रेक डाउन, हमने जो चीज़ खाई है वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गई, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में टूट गई, और फिर बाद में वो हमारी बॉडी में लग गई। हमने दूध पिया, उसमें कैल्शियम था, हमारे बोन्स में चला गया, वो हमारी बॉडी का पार्ट बन गया। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। हिंदी में इसका वर्ड है आत्मसात कर लिया, हमारी आत्मा के साथ एक जैसा हो गया। तो फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ना है, एसिमिलेट करना है, एक्यूमुलेट नहीं करना, दिमाग में नहीं रखना कि एक अलग चीज़ हमारी बॉडी से रखी हुई है, ऐसा नहीं करना। इट शुड बिकम योर पार्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ को, फिजिक्स की बात नहीं, किसी को भी चीज़ को ऐसे पढ़ो दैट इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ यू, आपसे डिफरेंशिएबल ना हो, बस मामला खत्म। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वो ऐसा इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरे को तो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि शायद अब वो जिडेन नहीं आएगा, उसने कहीं ज्वाइन कर लिया, तो मैंने तभी भी उसका मैंने कहा चिंता मत करो आएगा। कहा था भाई, यही बात थी, वो कौन सा किस बैच में थे, तो मैंने कहा था वो आएगा। ये इस इंस्टीट्यूट की खासियत है, यहाँ से कोई जाता नहीं, यहाँ आते लोग। अगर कोई एक दिन भी पढ़ के गया है तो दोबारा आता है, 6 महीने बाद आ जाए, 8 महीने बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, आ जाता है। अब वो ये है ना, मान लो किसी को तुमने एक प्योर चीज़ खिला दी, तो फिर पूरी दुनिया में भटक ले वो बाद में वो टेस्ट उसको परेशान करता रहेगा, नहीं वो असली थी, फिर आना पड़ता है। बस यही बात है, हम असली माल खिलाते हैं। फिजिक्स तो हर कोई पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, आज तो गली गली में लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है, वही वाली बात मैंने कहा, एसिमुलेट कौन करा देगा और एक्यूमुलेट कौन करा देगा। एक्यूमुलेशन का भी रिजल्ट है,
आपने खूब सारा पढ़ लिया, याद है आपको, पेपर में लिखा है, नंबर तो आ गए, लेकिन जहाँ पर कोई कॉन्सेप्शनल बात निकल गई, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर उस फिजिक्स की नॉलेज की ज़रूरत थी, वहाँ तुम फेल हो जाओगे। और फिर वहाँ पर तुम्हें पता लगेगा कि यार जो भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी अच्छे से पढ़ा रहा है, जो आपको कनेक्ट करके पढ़ा रहा है, आपको फ़ौरन उसकी याद आएगी कि यार ये वहाँ बात थी वो। ठीक है, ये आ गया। तो हमने ये देख लिया वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 जो है हमारा, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है t2, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है t1। अब एक चीज़ और करते हैं, मैथमेटिक्स में हम जब भी डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंस। जैसे हमने लिखा x2 माइनस x1, डिफरेंस लिया, तो इसको हम लिख देंगे बच्चों डेल्टा x। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, दिस इज अ ग्रीक लेटर डेल्टा, और डेल्टा मीन्स डिफरेंस, x की वैल्यूज का डिफरेंस, डेल्टा x। वैसे ही t2 माइनस t1 को फिर क्या लिखना चाहिए, डेल्टा t। तो हमारी वेलोसिटी का अब शॉर्टकट फार्मूला हो गया डेल्टा x अपॉन, हम इसको अपने आप ही मान लेंगे, डेल्टा x है, इसका मतलब इट इज x2 माइनस x1, एंड डेल्टा t है, इट इज मीन्स t2 माइनस t1। अगर हमारे पास, हम अपनी कार से जा रहे हैं और कार हमारी चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अरे बस समझ, फिर हमने देखा कि भाई आगे जो है ना रोड टूटी हुई है, तो आपने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया, ठीक है, तो फिर आपकी कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर ये पैच निकल गया, फिर देखा हाईवे बिल्कुल खुला पड़ा है, ये आपने एक्सीलरेटर दबाया और आपकी गाड़ी गई 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ऐसा करके आपने से 60 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया, 60, और इस 60 को कवर करने में आपको आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर लगा। तो आपसे कोई कहता है ये बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आपने वेलोसिटी निकाली कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60, टाइम कितना लगा, हाफ एन आवर, तो कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये 120 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये 120 किलोमीटर पर आवर आपकी इस पूरी जर्नी का टाइम है, इस पूरी जर्नी का डिस्टेंस है। तो ये पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है, तो ये पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि बीच बीच में तो वेलोसिटी अलग अलग बदली है, कभी 60 थी, कभी 40 थी, कभी 100 थी। क्या बेटा, 60 नहीं, वो आ जाएगा किलोमीटर पर मिनट में, मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में, मेरी बात समझ आ गई, तो ये आ गया किलोमीटर पर, राइट, समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट वर्ड उसमें जुड़ा हुआ, किसी इंस्टेंट पे। तो जब यहाँ पर जो ड्राइवर बैठा होगा तो इसका स्पीडोमीटर क्या दिखला रहा होगा, 60, इसका स्पीडोमीटर क्या दिख रहा होगा, 40। तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीडोमीटर में दिखला रहा है वो आपकी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब आपको, मेरे को लगता है समझ आ गया होगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, यानी आपकी स्पीड पूरी जर्नी में बदली ही नहीं है, आपकी स्पीड पूरे में ही 60 है, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हर वजह 60 है। जब भी आप देखोगे स्पीडोमीटर 60 दिखलाएगा, और ऑब्वियस है तब 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल भी करोगे, ठीक है। तो आपकी एवरेज स्पीड भी कितनी आएगी, 60। तो 9th क्लास में क्या होता था, क्योंकि इंस्टेंटेनियस और एवरेज होता ही नहीं था, तो बॉडी हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती थी, तो इसीलिए ना वो एवरेज वेलोसिटी बोलते थे, ना इंस्टेंटेनियस बोलते थे, वो सिर्फ बोल देते थे वेलोसिटी। अदरवाइज वेलोसिटी अपने आप में कोई टर्म नहीं है, या तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी या वेलोसिटी एवरेज होगी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, या तो एवरेज होगी या क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी अपने आप में कोई टर्म नहीं होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल में निकालने बैठेंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि जर्नी के दौरान बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप जहाँ से जहाँ तक बॉडी गई है पूरे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हमें थोड़ी सी कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, वो मैंने कहा कि आपको लास्ट में सिखाएंगे। आगे बात समझ।
पर दो अलग अलग चीज़ें, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और एक एवरेज वेलोसिटी। सबको समझ आ गई मेरी बात? तो अब हम लिख लेते हैं if velocity of a body is constant throughout a journey, then its velocity at every instant कैसे? shown by speedometer is equal to average velocity. एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. In such a case, velocity, average velocity and instantaneous velocity all are same. All are same. ठीक है? और अगर वो सेम नहीं है if motion is non-uniform, that is, ये IE जो लिखते हैं इसका मतलब होता है that is, if motion is non-uniform, that is instantaneous velocity, यानी हर इंस्टेंट की वेलोसिटी keep changing, then we can find average velocity for any finite interval. ठीक है? और instantaneous velocity can be found using differentiation. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का मेथड उस वक्त डिफरेंशिएशन होता है, जो कैलकुलस का पार्ट है, वो हम लास्ट में सीखेंगे आज. ठीक है? एवरीबॉडी गॉट इट? और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तो फॉर्मूला यहाँ लिखा ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब हमारे पास दो केस हो गए. अगर बॉडी की वेलोसिटी लगातार सेम रहती है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है तो एवरेज निकालने के लिए ये फार्मूला है और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा. एक बार हम एवरेज के बारे में एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे वेक्टर्स के पहले. वहाँ पर आएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दो अलग अलग टर्म आएंगे. फिलहाल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब बॉडी सीधी ही जा रही है, और अगर वो सीधी ही जा रही है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, अदर देन कि बॉडी पलट के आए. अगर एक ही डायरेक्शन में जाती जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर उसी पाथ पे पलटेगी
तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ उसके ऊपर। और वेक्टर से पहले हम एक बार और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे, जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, अलग अलग कर दें। बात समझ आ गई? जितना बतला है समझ आ गया? ऐसे पढ़ना है जैसे वंस फॉर ऑल, बस हो गया। हाँ ठीक है। फाइनाइट बेटा, फाइनाइट। जहाँ ना समझ आया करो पूछ लिया करो। राइटिंग के मामले में आई फॉलो आवर फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी की राइटिंग खराब थी। अपनी बायोग्राफी में लिखा है गांधी ने कि भाई मेरी राइटिंग ख़राब थी और कभी ठीक नहीं हो पाई। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग राइटिंग के मामले में आई फॉलो फादर ऑफ नेशन। अब जैसी भी है ना, बदलती नहीं राइटिंग, आपने एक बार जो हो गई वो हो गई। कुछ बच्चे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनका भी बड़ा नुकसान है। उनको अच्छा पढ़ना चाहिए, अगर उन्होंने गलत लिखा तो साफ साफ समझ आ जाता है टीचर। मान लो राइटिंग में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है तो टीचर के पास चांस रहता है कि शायद इसने सही लिखा हो। कुछ बीच की लाइनें समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रही, तो ही कैन एज्यूम कि भाई ठीक है। और अगर आपने गलत लिखा वो भी इतना साफ साफ बिल्कुल एकदम क्लियर लिख रहा है कि कुछ तो नंबर कट जाता है। ठीक है बच्चों, लिख ले। स्कूल में मेरा एक दोस्त था अशोक, तो वो उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। वो बायो की ट्यूशन पढ़ता था और बायो मुझे पता नहीं पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। और उस वक्त बायो इसलिए ली थी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि उसके जो ऑप्शन में मुझे मिल रहा था मैथ्स कंपलसरी था और बायो के ऑप्शन में जो था वो था इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मुझे कहीं भी डॉक्टर बनने की कोई चाह नहीं थी, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी थी। लेकिन मुझे लगा इंजीनियरिंग ड्राइंग पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, मुझे आए ना आए समझ। तो और कई लोगों ने भी कहा बायो ले लो, चांस रहता है कि आप शिफ्ट करना चाहो इन फ्यूचर। तो बायो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी और टीचर जो पढ़ाने वाले थे वो उससे भी महान थे। दोस्त पढ़ता था ट्यूशन, तो मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा तू ट्यूशन पढ़ता है अपनी कॉपी दे दे। जैसे मैंने कहा उसकी राइटिंग बहुत साफ थी, तो मुझे पढ़ के लगा यार इसने क्या करा है, ट्यूशन में क्या पढ़ता है, सब कुछ गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा ट्यूशन पढ़ के भी मुझे तो इतना आता है, उसने जो भी लिख रखा है साफ साफ गलत लिखा था। मैंने वापस मैंने कहा रहने दे, तेरे से मुझे फ़ायदा कुछ नहीं। ओके बच्चों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। किस पे करेंगे न्यूमेरिकल? एवरेज वेलोसिटी पे करेंगे। इसमें मैं एक न्यूमेरिकल और एवरेज स्पीड से रिलेटेड जोड़ दूंगा जिसमें बॉडी पलट के आएगी। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं। A car travels with 40 km/h for 2 hours and then with 60 km/h for 1 hour. Find average speed, average velocity. ठीक है। In this question I am assuming there is no change in direction, the car is traveling in a straight path, right? So the formula for the average velocity is
वाई आई एज्यूमिंग दैट कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसमें हम डेविएशन नहीं कर रहे। तो एवरेज वेलोसिटी एज आई सेड द फॉर्मूला इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ बोलो। हाँ निकलवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट्स, वो 40 की स्पीड से चल रहा था और 2 घंटे के लिए चला तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। फिर वो 60 की स्पीड से चला 1 घंटे के लिए, फिर उसने कोई डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐड कर दो, वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एक x1 एक x2, 2 टाइम्स है इंटरवल t1 प्लस, तो x1 हो गया आपका 40 इंटू प्लस दूसरा 60 इंटू 1, पहला टाइम 2 घंटे का फिर 1 घंटे का है ना, तो 280 प्लस 60 बाय 3 140 बाय 8 है ना, जो भी डेसिमल में निकालो। हाँ 46.6 ये लो, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखना बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? हो रही है ना? एवरीबॉडी गॉट इट? समझ आ गया? याद आ रहा है कुछ कुछ? हिमाचल से पहले वाला लड़का घूमने गया, वादियों में ऐसा खो गया कि सब भूल गया। और नेचर ब्यूटी में ही फंसा और किसी चीज़ में तो नहीं फंस गया तू? याददाश्त में चेंज कई वजहों से आ जाता है। कि बस अब एक ही चीज़ याद है, बाकी कुछ याद नहीं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हम कर दें कि अभी ये था 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, अब लिख देते कार ट्रेवल्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, ठीक है। देन विथ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल्स 240 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमें टाइम दे रखा था, डिस्टेंस निकालना पड़ा था। इसमें डिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, और क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, x1 प्लस x2, जितने भी इंटरवल्स हो जाए, जैसे मान लो फिर 20 से और जाता तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाता, इसमें 2 ही हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें x1 x2 दे रखे हैं, क्या क्या? 120 और 240। अब ये t1 t2 निकालना है। उसने 120 ट्रेवल किया किसकी स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और वो लगातार 40 से ही चलता रहा 120 किलोमीटर तक, तो उस वक्त यूनिफॉर्म मोशन था। तो मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहता, तो हमने सीधा वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। यहाँ से टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 120, और उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? 40, तो पहला t1 आ गया।
और उसी तरीके से दूसरा, 240/60 तो यहाँ पर कितना आ गया 360 है ना, कैलकुलेट करना किलोमीटर पर। तो दो वैरायटी हो गई, एक में जिसमें टाइम दे रखा हो और एक जिसमें डिस्टेंसेस दे रखे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में T1 T2 कैलकुलेट नहीं करना था, क्या कैलकुलेट करना था x1 x2। इसमें x1 x2 दे रखा है, क्या कैलकुलेट करना पड़ा T1 T2। समझ आ रहा है भाई तुषार? आ गया ना, गल पल्ले पै गई है। वो कर लेना, मतलब मेन काम तो समझ लो, बस ये चीज़ समझ आ गई, डेसिमल में तो करते रहना है ना, गुणा भाग तो बहुत की बचपन से। ठीक है बच्चों, अब तीसरा एक क्वेश्चन इसी में, एवरेज स्पीड का। तीसरा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा मैं, ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ट्रिकी है, ये अगर आपने पहले नहीं किया हो तो आप अटक सकते हो, बच्चा अटक जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स 1/3 of a distance with velocity 40 km/h. Then second 1/3 with 60 km/h. Then final 1/3 with 20 km/h. Find
एवरेज स्पीड। तो ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसने किसी डिस्टेंस का पहला 1/3 किसी स्पीड से ट्रेवल किया है 40 से, दूसरा 1/3 जो किया है वो किससे किया है 60 से, और आखिरी 1/3 किससे किया है 20 से। तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो 3 स्पीड्स दे रखी है हमें, ठीक। अब इसमें डायरेक्टली ना तो डिस्टेंस दे रखा है ना डायरेक्टली टाइम दे रखा है। तो इसमें आप क्या करो, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो डिस्टेंस को एज्यूम कर लो x, और 3 1/3 बोले तो 3 डिस्टेंसेस क्या हो गए x/3 x/3 x/3। तो अब एवरेज स्पीड जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट x। 3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और अभी हमने देखा टाइम निकालने के लिए हम जो भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, तो टाइम आ जाता है उस पर्टिकुलर इंटरवल का टाइम आ जाता है। तो पहला क्या है डिस्प्ले x/3, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो ये t1 आ गया। मेरी बात समझ आ रही है। जब वो 40 की स्पीड से चली x/3 तो उसमें उसको कितना टाइम लगा वो टाइम आ गया। देन सेकंड x/3/60 एंड फाइनली अगेन x3/20। ये जो 3 है इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक दिस x/3 डिवाइडेड बाय 40 ऐसा ही है। तो इट विल बी x/3 इंटू 1/40, राइट। x/120। तो सीधा सीधा बस ऐसे ही कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x/120 x/80 180 और x/60, राइट। अब इसके आगे इसमें से कॉमन ले लो, x/60, क्योंकि 60 सब में है ना, तो कॉमन ले लिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1, राइट। 60 चला जाएगा ऊपर और x से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, इस सब का एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा ना। ये 6 भी ऊपर चला जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 11 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखो कि जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि तुम्हें फॉर्मूला आता हो, फिर वो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली तुम गेस कर पाओ कि तुम्हें उसमें कैसे फार्मूला लगाना है। फिर ये कैलकुलेशंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर ये रेशियोज़ वगैरह आती है ना, तो 2-3 इसमें स्टेप्स हैं, किसी में भी गड़बड़ी होगी तो दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया? फिर से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दे रखा है कि किसी डिस्टेंस का 1/3, ए बॉडी ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, है ना। वन थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस, ऑफ अ डिस्टेंस, अब पता नहीं वो डिस्टेंस क्या है, तो उसी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और उसका 1/3 बोला है तो इसका 1/3 तो ऑब्वियस x/3 होगी। तो 3 1/3 की बात की है उसने, बॉडी ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी दिस, देन सेकंड 1/3 एंड फाइनल 1/3, तो 3 1/3 हो गए, है ना। तो x/3 x/3 x/3, ये 40 से किया, ये 60 से किया, ये 20 से किया। अरे बात समझ। और अभी हमने टाइम निकालने का मेथड देखा था, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर देते थे, स्पीड से, तो टाइम आ जाता था। तो टोटल डिस्टेंस तो x है, ये आ गया टोटल डिस्टेंस, ये t1 t2 t3 निकाल लिया हमने टाइम, और ये समझ आ गया आपको, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 हो जाएगा। समझ आ गया? सेकंड 1/3 ये, देन आगे समझ।
बीच में प्लस का साइन है बेटा, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करो। ओके बच्चे, सही वाले का स्थान है। कट गया नहीं? अब इस सीरीज का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। वो क्वेश्चन पहले कॉम्पिटिशन्स में आ चुका है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, पर अब तो आ जाता है, CBSE में भी है ना, तो उसको कर लेते हैं। A body covers 1/2 of a distance with 10 meter per second. Then second half is covered in 2 equal intervals of time. With 20 meter per second and 30 meter per second. Find average velocity. तो क्वेश्चन कह रहा है बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ ए डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस फिर से वही मान लें कितना, x, तो 1/2 यानी x/2, तो किस स्पीड से कवर किया उसने, 10 से, और दूसरा जो हाफ है वो उसने 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी t और t में कवर किया, और पहले में जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20, और तीसरे में दूसरे में कितने, 30। तो ऐसे में हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो फिर करा। Body covers 1/2 of a distance with 10 meter per second. Then second half is covered in 2 equal interval of time with 20 meter per second and 30 meter per second. Find average velocity. क्वेश्चन नोट कर लिए। अब इस केस का टाइम निकाल सकते हैं। इसका डिस्टेंस पता है x/2, इसका जो टाइम आएगा से, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, x/2/10, यही टाइम हो गया ना इसका, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको रेस्पेक्टिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाता है, ठीक है। इसमें यही फॉर्मूला यूज़ होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम देन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो विल गेट। अब इस केस में टाइम बड़ा पंगा हो गया इसके अंदर। अब इसमें क्या करें, तो इसमें मान लो पहले स्पीड कितनी थी 20, और कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया उसने, t। तो इसके लिए जो डिस्टेंस आ गया x1 वो 20t आ गया ना बेटा,
और इसके लिए जो आ गया x2 वो कितना हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा है? इफ आई ऐड दिस x1 एंड x2 तो दैट विल बी 50t, am I right? But what is x1 plus x2? It is x by 2. तो ये t आ गया ना फिर यहाँ पर, तो ये है बात। तो यहाँ का टोटल जो टाइम है ना वो 2t है ना, डबल करना पड़ेगा उसका, ये t की वैल्यू आएगी। तो टोटल टाइम यहाँ का क्या है 2t, यानी 2x by 100, x by 50। तो अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस x, पहले वाले का जो टाइम है वो कितना है, इसको x by 20 लिख लो बेटा, 2 नीचे चला गया, और दूसरे वाले का क्या है x by, ये पूरी जर्नी का हमने टाइम निकाल लिया। अब सॉल्व कर, यहाँ हमें टाइम कह रखा था 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन टाइम दे नहीं रखा, और टोटल डिस्टेंस, टोटल पता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस नहीं पता रेस्पेक्टिव। तो पहले मैंने रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड रख करके उसको क्या रख दिया x by, तो जो हमारी t की वैल्यू है x की टर्म्स में आ गई। x के वैल्यू 2 के है, x, ये पूरे x by 2 है ना, 2 हाफ है ना, 1 हाफ। नहीं वो इक्वल नहीं है ना, नहीं नहीं वो स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस अलग अलग होंगे ना, स्पीड अलग डिस्टेंस अलग अलग, x by 4 नहीं है वो, टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है। समझ आ गया? इसीलिए तो कंपटीशन का क्वेश्चन था ये, आप जैसे कर रहे हो, अगर वैसे वाला होता फिर कंपटीशन का नहीं था, फिर तो CBSE का ही क्वेश्चन। वो घुमाते ही ऐसे, जड़न समझ आ गया बेटा? कीरत, तुषार, आदित्य, पहाड़ों पे तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है नहीं? जून में हो जाती है। हाँ जून में शुरू हो जाती है। नहीं इस वक्त काफ़ी वो कह रहे हैं कि NDRF कई जगह लोगों को निकाल रही है, इवैक्यूएट कर रही है, फंस गए लोग। अब तो हर साल होगा। पहले कम होता था, मतलब पहले दिक्कत नहीं होती थी या होती है हमेशा।
100/7। टू है ना, 2t, ये टोटल टाइम तो 2t है ना, हमने तो t निकाला ना, एक साइड पे तो निकला। x अपॉन x/10 इसमें से कॉमन ले लिया, 0 है ना दोनों में, 1/2 प्लस 1/5, x कट गया, 10 चला गया ऊपर, 10 आ गया एलसीएम, और यहाँ पर आ गया 5 + 2, तो 10 चला गया ऊपर, 100/7। ठीक है, तू परेशान क्यों रहता, चलने दे, सत्संग है, ऐसे ही चलता है, बैठे रहो बस। क्लास में आ गए, टीचर के पास बैठ गए तो बस भूल जाओ सब कुछ, बस क्लास चल रही है, अच्छा लग रहा है, बस इतने में रहो। हाँ, अब कह दे कि यार ठीक है प्रसाद बट गया, जाओ तो ठीक है, जब तक हम कह रहे बैठे रहो तो बैठे रहो, टाइम वाइम मत देखो। हाँ बस, दैट इज ओके। तुम्हें जब जैसे वो कहते हैं ना, चीज़ें आराम से मिल रही होती है तो उसकी कीमत नहीं मालूम होती, तुम्हें पता नहीं, कोई इतने प्यार से तुम्हें सिखाएगा नहीं, ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम बनी रहेगी कि यार कोई ढंग से बता देता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो मिल रहा है तो ले लो बस। ठीक है, हमें पता है हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे कैसे। अभी आपके पास गूगल है, 1 मिनट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और लुइस लाइब्रेरी में भाग रहे हैं, उसमें भाग रहे हैं, वहाँ से किताब को इशू करा के भाग गया, पता लग गया और वो वाली किताब नहीं मिल रही है अब। ठीक है, कॉलेज में था मैं, तो एक किताब थी पता नहीं कौन से पब्लिकेशन की, 5,000 रुपये की किताब थी, कहाँ से खरीद लेगा कोई बंदा। लाइब्रेरी में 2 एक कॉपी थी, वो लेके भाग जाते थे बच्चे, तो उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी की वो मारामारी चल रही है। हाँ, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन आते थे हमारे, क्योंकि मेरे पास एरोनॉटिक्स थी, तो लेटेस्ट जो प्लेन्स के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसकी मैगजीन्स आती थी, तो उस मैगजीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसमें क्वेश्चन बना देते थे वो लोग। बड़ा गाड़ी थोड़ा चल रहा है, कोई तांगा थोड़ा चल रहा है, ये देश चल रहा है, इसमें झूठ सच क्या होता है, इसमें तो झूठ चलता रहता है, बोलते रहो झूठ, देश चलाना है यार, ये क्या बात होती है। तुम्हारी इंटीग्रिटी देश के लिए, किसी दूसरे देश के लिए तुम्हारी कोई इंटीग्रिटी नहीं। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए मैन, मैं फिगर्स याद नहीं मुझे, ऐसे ही बदला देता हूँ। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with speed 5 km/h. A man travels from his home to market 2.5 km away with speed how much? 5 km/h. Then finding the market closed, he returns immediately and travels with 7.5 km/h and reaches home. Find his average speed and average velocity in intervals 0 to 30, 0 to 50 and 0 to 40 minutes. A man travels from his home to market 2.5 km away with speed 5 km/h. Then finding the market closed, he returns immediately and
travels with 7.5 kilometer per hour, 7.5, and reaches home. Find his average speed and average velocity in intervals 0 to 30, 0 to 50, 0 to 40. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन जो है इसमें एवरेज वेलोसिटी की बात आई है। एवरेज वेलोसिटी की बात इसलिए आई है क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है। इससे पहले जितने क्वेश्चंस थे बॉडी एक ही डायरेक्शन में चले जा रही थी, तो इसमें वापस भी आ रही है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे जाते हैं और 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं और हम 1 किलोमीटर तक वापस आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, तो कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज 2 + 1, दिस इज द डिस्टेंस 3 किलोमीटर, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, मीन्स दिस वन इज द displacement, and how much is this whole length is 2, this is 1, so this becomes 1 kilometer, right? Displacement is 2 1 kilometer. सबको समझ आ गई मेरी बात? डिस्टेंस जो एक्चुअल आपने पूरा पाथ कवर किया उसकी लंबाई डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने जहाँ से शुरू किया और जहाँ ख़त्म किया उसका स्टेट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप अपने घर से चले यूं फिर यूं फिर यूं फिर यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई सब जोड़ दो तो आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचो, ये जो लेंथ है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो पर्सन अपने घर से ऐसे गया फिर ऐसे वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो ये सारा ही हो गया ना, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का सीधा डिस्टेंस। अब समझ आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात समझ आ गई? दोनों में बस इतना ही फर्क है, टोटल टाइम दोनों में ही है। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। किस इंटरवल के लिए भी तो देखना है, 3 इंटरवल्स में निकालना है ना अलग अलग। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं उसको मार्केट जाने तक कितना टाइम लगा और वापस आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय मैन टू रीच मार्केट, तो टाइम का भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, ये T1 हो गया। T1 विल बी डिस्प्लेसमेंट, 2.5 किलोमीटर जाना है उसको। कितनी स्पीड से जाना है बच्चे? 5 को 2.5 से काट दो, 0.5 आ जाएगा ना। 0.5 आवर्स, 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा। कितने मिनट हो गए? 30 मिनट, दैट इज 30। जाने में उसको, ये घर है उसका, ये है मार्केट, और जाने में लगे 30 मिनट, ठीक है। और पहली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 30 मिनट में ही पूछी है। 30 मिनट में तो सिर्फ वो जा ही पाया है और एक ही डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए? सेम, ठीक है। तो हेंस फॉर 30 मिनट्स
डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी कैसी होगी बेटा? सेम। कितनी? 2.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1/2। वही आज मिनट में नहीं लेना है ना, पहले भी कन्वर्ट किया था। ये 2 पर चला गया तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। खत्म। यानी ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इसकी एवरेज स्पीड भी आ गई, एवरेज वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिया ना, क्वेश्चन तो मिटा दो। अब क्या आ गया? 0 से 50। तो अब जाने में टाइम कितना लगा था बेटा? 30 मिनट। तो वापस आने में कितना लगेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जाने में लग गए 30 मिनट। वापसी की टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, तो रिटर्न जर्नी में जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, लेकिन स्पीड कितनी? डेसिमल कट्स, डेसिमल यू गेट 1/3 आवर्स, यानी 1/r का 1/3 पार्ट। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट का 1/3 पार्ट 20 मिनट्स हो गए। 20 20 20 20, यानी 20 मिनट लगे आने में, 30 मिनट जाने में और 20 मिनट। टोटल कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। और दूसरा सेक्शन 50 मिनट का ही है, तो 50 मिनट में डिस्टेंस हो गया 2.5 जाने का, 2.5 आने का, 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो एवरेज स्पीड हो गई 5 और टाइम कितना लगा? 50 मिनट। तो 50 मिनट उसको 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड। मिनट 50 मिनट्स है ना, तो मिनट को ये टाइम हो गया। समझ आ गई बात? 50/60, तो 60 गोज अप, बट यू गेट 5 into 60 divided by 50, 0 plus 0, 6 kilometer per hour. This is the average speed, and what is the average velocity? 0. Total displacement 0 हो गया ना बेटा? Zero by that is 0. आगे समझ। अब रह गया किसका? 0 to 40। तीस मिनट जाने में लगे थे, अभी हमने वापसी का टाइम निकाल लिया। वापसी में जो डिस्टेंस है वो तो टोटल 2.5 है, क्योंकि मार्केट से घर आ गया, लेकिन उसकी स्पीड 7.5 दे रखी थी क्वेश्चन में, तो मैंने स्पीड कर लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 25 3 से 75 होता है 1/3 आवर्स। तो आवर का 1/3 पोर्शन, आर क्या होता है? 60 मिनट्स का, तो 60 मिनट का 1/3 पोर्शन तो 20 मिनट्स हो जाएगा। तो 20 मिनट्स हो गया है ना।
तो 30 मिनट जाने के, 20 मिनट आने के, टोटल टाइम कितना हो गया 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स में हुआ क्या है, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाने का, 2.5 किलोमीटर आने का, 2.5 जाने का 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। और एवरेज स्पीड में ये 5 और डिवाइडेड बाय 50 मिनट्स, 50 डिवाइडेड बाय 60, समझ आ गया? एवरीबॉडी गॉट इट? अब के कौन सा टाइम रह गया, बस 40 मिनट्स। तो जितने भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के वेरिएशंस हो सकते थे वो मैंने सारे करा दिया आपको। अगर ये आते हैं तो दूसरे जो भी आएंगे आपके पेपर में, आप उसमें दिमाग लगाओगे तो वो हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे 6-7 क्वेश्चन हैं जो आते हैं, तो दूसरों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी वैरायटी करा दी आपको। जीरो से 40 वाले की बात कर लेते हैं बच्चों। अब 30 मिनट तो जाने में लगे थे, 40 मिनट्स की बात करूं तो 10 मिनट टाइम और लेना एक्स्ट्रा है ना, ठीक है ना। 40 मिनट का मतलब तो 30 + 10 40 मिनट लेने, और पूरी जर्नी आने में कितना टाइम लगा था 20 मिनट्स। यानी 10 मिनट में सिर्फ वो आधे डिस्टेंस तक ही आ पाया होगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इन 10 मिनट्स ऑफ रिटर्न जर्नी डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, 2.5 का आधा, इसका मतलब 1.25। हाँ, डिस्टेंस हो गया आप टोटल डिस्टेंस इन 40 मिनट्स कितना हो गया 2.5 + 1.25 दैट इज 3.7, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5 - 1.25 दैट इज 1.25, और दोनों का टाइम जो है वो है 40 मिनट्स, 40/60 यानी 2/3 आवर्स। तो बस, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज स्पीड निकालनी हो 40 मिनट्स में तो कितना हो गया 3.75 डिवाइडेड बाय 2/3, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, सॉल्व कर लेना आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने भी कहीं से चोरी किया है, पर जो भी है अच्छा क्वेश्चन चोरी किया है, इसमें भी दिमाग लगता है। आ जाओ, वहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी ले है ना, क्लास खत्म कर लेंगे। हमारा जो 40 मिनट का इंटरवल लेना है 40 मिनट्स का, तो 30 मिनट जाने के हो गए और 10 मिनट आने के, तभी तो 40 होगा। 30 में तो गया ही गया है ना, बाद फिर रिटर्न करने लगा, तो हमें 40 मिनट्स की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और 40 कैसे आएगा 30 + 10, ठीक है। और 20 मिनट्स में हमें पता है वो पूरा रिटर्न कर गया था, है ना। तो 20 मिनट्स में अगर पूरा रिटर्न कर गया 2.5, तो 10 मिनट में तो हाफ ही हुआ होगा ना 1.25, है ना। तो हमने इसीलिए 2.5 + 1.25 ये डिस्टेंस ले लिया,
और 2.5 ये टोटल है और ये 1.25 था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2.5 माइनस 1.25। आगे बात समझो, बस तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गए तो टाइम से डिवाइड कर दिया। टाइम कौन सा है 40/60, 40/60 इज 2/3। तुषार क्लियर हो गया? थोड़े से ग्राफ के बारे में और बता देता हूँ, फिर आज यहाँ क्लास को ख़त्म करेंगे। एक दिन और आधा घंटा लेके हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है? जिस भी दिन टाइम मिल जाएगा फिर बुला लूँगा। जितना बताया उतना समझ आ गया? हाँ, पेपर में आ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखो कहते हैं ना कि हर टीचर पढ़ा रहा है, फिजिक्स बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर फ़र्क है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये क्वेश्चन कराएगा कोई टीचर, मेरी बात समझ आ रही है? इसमें अपना अपना हो सकता है, वो कुछ और कराए, किससे बच्चे को फ़ायदा हो जाए ये कहना मुश्किल है, ठीक है? अब मेरी सेंस में ये वाले ऐसे थे क्वेश्चन, अगर ये कर लो तो काम बन जाए, ठीक है? यही फ़र्क है। बाकी कौन v = u + at में मैं क्या कर लूँगा और दूसरा कोई टीचर क्या कर लेगा, न्यूटन ने कहा है। हम ये नहीं कह सकते नहीं v = u + नहीं at/v है, नहीं कर सकते, है ही नहीं डेफिनेशन में, ठीक है? तो इसमें किसी टीचर का कोई फ़र्क नहीं है, सबको न्यूटन इक्वेशन ही पढ़ानी है। लेकिन न्यूटन इक्वेशन पढ़ाने के लिए हमने क्या एग्जाम्पल्स यूज़ किए, उसको कैसे अप्रोच किया, दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टीचर्स। आज बेटा 1 मिनट वहीं बैठ जाओ अभी। ठीक है, तो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ग्राफ्स की कहानी। बेटे बंद कर देते, ठीक है? ग्राफ्स की क्या कहानी है वो समझ लो। ग्राफ बच्चों को बहुत दिक्कत करते हैं समझने में, ठीक है? और ग्राफ को समझना एक अलग चीज़ है। जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम के ग्राफ, वो तो अलग चीज़ है। पहले ऐसा ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ग्राफ जब भी होता है तो दो क्वांटिटीज़ के बीच में बनाया जाता है, एक क्वांटिटी इधर लेते हैं और एक क्वांटिटी यहाँ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने x ले लिया, यहाँ मैंने t ले लिया। x को हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया और t को हमने टाइम मान लिया, ठीक है? अब हो सकता है कि कोई बॉडी ऐसी हो जो रुकी हुई हो, चल ना रही, तो x उसकी पोजीशन है, x उसकी क्या है पोजीशन। तो पोजीशन जो है वो बदल नहीं रही। क्या टाइम बदल रहा है? टाइम हमेशा ही बदलता रहता है, टाइम को कुछ कर ही नहीं सकते, घड़ी चलती रहती है। हमारी बंद हो जाए दूसरे की चल रही, घड़ी बंद नहीं होती, घड़ी चल रही है लगातार। टाइम कीप चेंजिंग, राइट? तो कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता जिसमें टाइम स्टैंड्स स्टिल। ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ क्या है? गलत। ये क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस ऊपर बढ़ेगा ना, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा। नॉट पॉसिबल, टाइम विल ऑलवेज कीप टिकिंग। तो इसका मतलब हम हमेशा ग्राफ में इस तरफ ही जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता जिसमें ग्राफ इस तरफ ना जा रहा हो, ग्राफ को इस तरफ ही जाना पड़ेगा। इस तरफ जाने का मतलब टाइम क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। देखो 0 1 2 3 4, तुम चाहो ना चाहो यह ग्राफ तो उधर जाएगा, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। और किसी ने किसी ग्राफ में ऐसा बना दिया कि ये किसी मोशन को शो कर रहा है, तो ग्राफ गलत। ये ग्राफ कह रहा है कि ग्राफ पानी हम वापस चलेगा टाइम में, हो नहीं सकता। एक बार 4 सेकंड हो गए तो दोबारा 3 सेकंड नहीं होने। मेरी बात समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, कोई ग्राफ बना देते हैं और पूछते कौन सा ग्राफ गलत है बताओ। तो सबसे पहली पहचान ग्राफ की यही है कि अगर कोई ग्राफ ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि वी आर गोइंग बैक इन टाइम, इज अ रॉन्ग ग्राफ, दैट इज अ रॉन्ग। कोई भी ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा हो कि हम टाइम किधर चले गए? वापस, ठीक है? आपका डिस्टेंस x बढ़ सकता है, घट सकता है,
आप अपने घर से यहाँ आ सकते हो, अगर आपके घर को ओरिजिन मान लें तो आप अपने घर से यहाँ आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, आप चले गए वापस तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता और घटता है, पोजीशन चेंज होती है, लेकिन टाइम कभी वापस घर वापस जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे वापस नहीं पहुँचोगे जिस टाइम पे निकले थे। घर से 9 बजे निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और वापस गए तो फिर 9 बज गए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो डिस्टेंस हमें बढ़ सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन टाइम बढ़ेगा। अब जैसे आपके इस इंस्टीट्यूट आने का ग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो टाइम बदल रहा है और एक्स भी बदल रहा है, टाइम बदला एक्स बदला, ये देखो टाइम बढ़ा एक्स बढ़ा, टाइम बढ़ा एक्स बढ़ा, आप इंस्टीट्यूट पहुँच गए, ये इंस्टीट्यूट की लोकेशन है। फिर अब 11 बज गए, अब आप घर वापस जाओगे, ये आपने 8:45 पे 9 पे घर से शुरू किया था, ठीक है, और आप करते करते इंस्टीट्यूट पहुंच गए, ठीक है, और 11 बजे तक यहीं। अब इसका पूरा ही ग्राफ बना देते हैं, अगर हम आपके यहाँ पर आने का और रहने का और ग्राफ बनाएं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये x है और ये क्या है t, ठीक है। तुमने घर 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी, इसे आपने 9:15 पे स्टार्ट किया, तो मैंने इसको यहाँ पर ना क्या करते हैं, और टीचर बड़े से बतलाते हैं इसको कि हमने देखो क्या नई चीज़ बना दी, वो ना ऐसा कुछ कर देते हैं इसको, फिर कहते हैं हमने किंक बना दिया, है ना, इसको क्या कह देते हैं किंग। वो किंग क्या कहते हैं कि भाई हम 9:30 से स्टार्ट कर लेंगे ना अचानक ही, तो इससे पहले क्या टाइम था 0 वाला छोड़ दो, यहाँ पर सीधा ही क्या ले लिया फिर उन्होंने 9:30, उससे पहले का मामला ख़त्म है ना, समझ आ गई बात। तो 9:30 या 9:15 से 9:15 से हमने जर्नी ले लिया आपकी, तो 9:15 पे आप अपने घर से चले, ठीक है, और 11 से 9:30 पे आप यहाँ पहुँच गए। ये इंस्टीट्यूट की लोकेशन है। देखो देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, टी भी बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है, आप अपने घर से दूर आते जा रहे हो, ठीक है। 9:30 पे आप यहाँ पहुँच गए, लेकिन 9:30 से लेके 11 बजे तक आप कहीं नहीं गए, यहीं रहे। कहाँ पर रहे? इंस्टीट्यूट पे रहे। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं बढ़ रहा। अब आप वापस जाओ ऐसे, ठीक है, 11:30 बजे आप अपने घर वापस, तो एक्स दोबारा से 0 हो गया और टाइम लगातार देखो बढ़ाई, ठीक है। तो ग्राफ को रीड करना सीखो। जब हम ग्राफ में इधर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, और मैंने कहा टाइम घट सकता है, तो ग्राफ हमेशा इधर जाएगा। ये वाली चीज़ ऊपर जा सकती है, सीधी रह सकती है और नीचे जा सकती है, ठीक है। हो सकता है आप अपने घर ना जाके आपने करने, मैं तो अपने दोस्त के पास जाऊंगा, और उसका दोस्त का जो आपका घर है वो इंस्टीट्यूट से उल्टी डायरेक्शन में, आपके घर से और उधर है, तो आप इधर भी जा सकते हो, ठीक है। ये आप हमारे इंस्टीट्यूट से अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। आप ये +5 है और ये -2.5 है, आप -2.5 पे पहुंच गए, आप अपने घर को क्रॉस करके और उल्टी डायरेक्शन में आगे चले, ठीक है। दोस्त के घर में पार्टी चल रही है, रुक गए फिर, ठीक है, और फिर वापस आ गए। ऐसे आ सकते वापस, ऐसे वापस आने का मतलब टाइम में वापस चले, ठीक है। मम्मी को बतलाया, मैं तो कहीं गया नहीं, टाइम देखो। मम्मी कह रही अरे कमाल घड़ी घटी पीछे चल रही है घड़ी। ऐसा नहीं हो सकता है ना, राइट। समझ आ गई बात, ठीक। छोटी सी 2 बातें बता के क्लास को ख़त्म करते हैं। ये समझ आ गया ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना समझ आया। ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। कई बार ऐसे जब जाते हैं ना, तो इसका मतलब आप कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हो। किससे आ रहे हो? कांस्टेंट स्पीड से। अगर आपकी स्पीड बढ़ती जा रही हो, क्या स्पीड कर रही हो? बढ़ती जा रही हो, तो यही ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। यानी स्पीड क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अगर घटती जा रही है स्पीड, घर से तो बहुत देते चले थे, इंस्टीट्यूट पहुँचते पहुँचते कह रहे यार भाई यार अभी तो क्लास स्टार्ट होने में टाइम, तो यही यूं कर्व की जगह कैसे कर्व हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम तो बढ़ेगा ही, एक्स में नो चेंज, नो चेंज इन एक्स। इसका मतलब x चेंजिंग विद ए कांस्टेंट रेट, x चेंजिंग विद कांस्टेंट रेट। इसका मतलब
एक्स चेंजिंग विद रेट इंक्रीजिंग, है ना, रेट भी बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। और दिस, इसमें रेट क्या कर रहा है, रेट डिक्रीज। इतना लिख के बस आप छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस। सबको बात समझ आ गई बच्चों? किसी दिन छुट्टी है बीच में और स्कूल की? कर लो, वीक में किसी दिन कॉमन छुट्टी कर लो, आ जाओ फिर करा देते। ट्यूसडे को कर लो, थोड़ा सा ही बचा है करने को, तो आज ही पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन फिर तुम्हें फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसे पढ़ लो, थोड़ा फ़ायदा हो जाए। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, ट्यूसडे को आ जाओ, सब छुट्टी कर लो, मॉर्निंग में आ जाओ। कोई ख़ास काम ना हो तो, स्कूल में वैसे भी कौन सा खास काम है? होता है। हाँ, फीस दे दो, अगली क्लास में स्लिप ले लेना ना। इसको बंद कर लो।